हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सही होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो आज हम एक अपना नया टॉपिक करते हैं। एक न्यू टॉपिक है हमारा। तो आज टॉपिक है हमारा अकबर। इससे पहले हमने कई टॉपिक किए हुए हैं। हमने गुप्ता पीरियड किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हमने एक वीडियो बनाई थी। इससे पहले स्टोन एज। और आज हमारा टॉपिक है वो है अकबर। अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुग़ल पीरियड का, एक्चुअली मुग़ल पीरियड से संबंधित है। तो मुग़ल पीरियड का जो एक अच्छा खासा पोर्शन जो है मुग़ल पीरियड का, वो अकबर के कार्यकाल में ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अकबर जो था उसने नई नई जो पॉलिसीज़ लेकर आया, जो उसने रिलीजन में, धर्म में जो नीति लेकर आया, और अपने जो साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जो पॉलिसी लेकर आया, वो आगे भी कई राजाओं ने, उनके कई रूलर्स ने उसको एडॉप्ट किया। तो अगर हम अकबर की बात करें तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में ही देखेंगे। अकबर एक्चुअली थोड़ा सा अकबर के बारे में जान लेते हैं कि अकबर का जो टाइम पीरियड था और उसने अपने टाइम पर, मतलब कहाँ पर उसने बिगिनिंग कहाँ से हुई, राज्याभिषेक कब हुआ, और उसके जो संरक्षण किसने किया, किसने उसको जो बिगिनिंग थी, बिगिनिंग में किसने उसकी हेल्प की। और उसके बाद हम जानेंगे अकबर के जो एक्सपेंशन के लिए, अपने साम्राज्य का जो एक्सपेंशन है वो कैसे किया उसने, कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया, कौन सी नीति अपनाई, उसकी राजनीतिक नीति, धार्मिक नीति, सामाजिक नीति, ये सब क्या थी, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम राज्याभिषेक की बात करें तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है कालनौर। इसका जो नाम है कालनौर। कालनौर एक्चुअली पंजाब के गुरुदासपुर डिस्ट्रिक्ट है। गुरुदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कालनौर है। कालनौर में राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। और यहाँ पर क्या होता है, ये हुआ था 1556 में, 1556 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे वाले दिन कालनौर में एक राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। राज्याभिषेक एक्चुअली क्या था, जो अकबर के जो पिताजी थे हुमायूं जो थे ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते ही मर गए। मतलब इनका युद्ध जो है पहले शेरशाह सूरी से हुआ। शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया। कन्नौज का जो युद्ध था उसमें इसको हरा दिया। उसके बाद फिर ये जो है अफ़गानिस्तान में चले गए। और इधर शेरशाह सूरी जो है 1540 से लेकर 1545-46 तक फिर उसने रूल किया। इवन 50 तक किया था। फिर हुमायूं फिर कंधार से फिर अब जो है अपनी सपोर्ट लेकर आया। फिर इधर शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी। शेरशाह सूरी की डेथ होने के बाद फिर दिल्ली पर फिर से हुमायूं ने कब्जा कर लिया। 1550 के आसपास जो है हुमायूं ने फिर से दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जो हुमायूं का मित्र था बैरम खान, उसका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने क्या किया, हुमायूं की तो डेथ हो गई थी। हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी कि वो अपनी लाइब्रेरी में जा रहा था, बुक पढ़ रहा था, तभी वो सीढ़ियों से जब जा रहा था लाइब्रेरी में तो वहाँ से वो गिर गया। गिरते ही वो लड़खड़ाते हुए जो है नीचे गिर गया और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो कभी अफ़गान गया, शेरशाह सूरी ने उसको हराया, फिर अफ़गान गया, फिर वापस आया, फिर शेरशाह सूरी ने उसको 1540 में फिर हराया। उसके बाद फिर वो वापस अफ़गानिस्तान की तरफ भाग गया, कंधार की तरफ भाग गया। क्योंकि जो बाबर था, बाबर जो था वो अफ़गान साइड से ही आया था, तुर्कमेनिस्तान से आया था। तो वो क्या था, अफ़गान में भी उसका, बाबर का अच्छा खासा कंट्रोल था। तो इसलिए वो क्योंकि हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था, तो इसलिए वो जो हुमायूं था जो है कंधार की तरफ भाग गया था शेरशाह सूरी से हारने के बाद। अब इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लड़खड़ाता रहा पूरी ज़िंदगी और स्टेबल नहीं रह पाया, और इस वजह से, और ऐसे ही लड़खड़ाते हुए नीचे जो है लाइब्रेरी से गिर गया तो उसकी डेथ हो गई। तो इसके बाद जब
हुमायूं की डेथ हो गई तो बैरम खान ने क्या किया, अकबर का जो है लालन पालन जो किया वो बैरम खान ने किया, और इसका जो 1556 में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। इसके बाद 1556 में ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। एक्चुअल में ये होता तो अकबर और हेमू के बीच में है, अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन अकबर तो अभी बच्चा था, 14 साल का था उस वक्त जब उसका राज्याभिषेक हुआ। तो इसकी तरफ से जो लड़ाई की थी वो की थी बैरम खान ने, अकबर की तरफ से लड़ाई की थी बैरम खान ने। और ये हेमू कौन था? हेमू एक हिंदू राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जिसने अडॉप्ट की थी। और ये बोला जाता है कि हिंदुस्तान में जितने भी राजा हुए ये 14वां राजा है, 14th रूलर है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है अडॉप्ट की। इससे पहले मैंने आपको गुप्ता पीरियड में बताया था, तो गुप्ता पीरियड में जो विक्रमादित्य की जो टाइटल था, जो उपाधि थी, वो अडॉप्ट की थी किसने की थी? चंद्रगुप्त टू ने क्या था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अच्छा, हम अब दोबारा अपने इस टॉपिक पे आते हैं। तो हेमू जो था, हेमू क्या था? सेनापति था। किसका? हेमू जो था वो आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह सूरी का वो सेनापति था। तो अब क्योंकि दिल्ली पे कब्जा करना है, दिल्ली खाली पड़ी थी, दिल्ली पे कब्जा करना है। हुमायूं की शेरशाह सूरी की पहले डेथ हो गई, फिर हुमायूं की फिर डेथ हो गई। अकबर का जो था, अकबर 14 साल का था, तो अभी दिल्ली पर एक सत्ता कब्जाने का एक जो वर्चस्व जो लड़ाई थी वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। अब लेकिन फाइनली कौन जीता इस बैटल में? 1556 का जो बैटल था इसमें फाइनली हेमू हार गया और अकबर उसमें जीत गया। तो कहने को तो अकबर जीत गया, लेकिन लड़ाई किसने की थी? बैरम खान ने की थी। तो ये तो हुई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात। अब बात करते हैं जो है बैरम खान और अकबर का रिश्ता कैसा था। एक्चुअली बैरम खान ने उसको मतलब लालन पालन किया अकबर का, और अच्छा खासा उसने जो है उसको राजनीतिक गुण सिखाए। लेकिन कुछ मनमुटाव होता है आपस में, वो बाद में होता है। लेकिन उससे पहले जो है जो बैरम खान था, बैरम खान को अकबर ने अपना वकील बनाया था। वकील को आप यहाँ बोल सकते हो पीएम। अकबर ने बैरम खान को अपना वकील बनाया था, लेकिन कुछ मनमुटाव होता है आपस में, और इस वजह से दोनों के बीच में भी एक युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है तिलवाड़ा में। बैटल ऑफ तिलवाड़ा बिटवीन अकबर एंड बैरम खान। अब आपका होमवर्क है, जो तिलवाड़ा है, ये तिलवाड़ा कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो तिलवाड़ा में जो है बैरम खान और अकबर का युद्ध हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? बैरम खान हार गया था। जब बैरम खान हार गया तो उस वजह से क्या हुआ? बैरम खान बड़ा परेशान हुआ कि भाई जिसको हमने जो है राजा बनाया, रूलर बनाया, और जिसको राजनीति के सारे गुण सिखाए, आज वही मुझसे लड़ाई कर रहा है। तो इसने क्या करा? सब कुछ छोड़ छाड़ के ये अपना हज की तरफ चल दिया। जब ये हज की तरफ जा रहा था, तो हज की तरफ जाते हुए ये जो है जब गुजरात पहुंचा, गुजरात पहुंचते ही इस पे जो है एक अटैक करा अफगानी रूलर ने। जब ये यहाँ पर अफगान में पहुंचा, अफगान में यहाँ पर जो है अफगानी रूलर था एक, वो आया, जो है उसने इस पर अटैक कर दिया और इसको मार दिया। उसने इसे क्यों मारा था? क्योंकि कभी इसने जो है अफगान के जो जिसने इसकी डेथ की थी, जो मतलब इसका मर्डर किया था बैरम खान का, उसके पिताजी को इसने कभी अफगान में मारा था। तो इसलिए बदला लेने के लिए वो आया और बैरम खान को मार दिया। तो यहाँ तो कहानी खत्म हो गई बैरम खान की। अब बात करते हैं कि अब अकबर को जो है पूरा जो चार्ज था वो अपने हाथ में लेना था। तो उसने क्या किया? उसने अपने जो राज्य था, अपने राज्य को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। देखो, अब आप देखो जरा, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है। सॉरी, सही से बनाना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई। अकबर ने क्या किया? अपना साम्राज्य को किस प्रकार से फैलाया। अब ये आपको देखना है कि अबे यार क्या हो रहा है,
सेकेंड। ये देख लीजिए रफली के मैप बना दिया। इसमें क्या करा, अकबर अभी दिल्ली में था, दिल्ली अब खाली पड़ी हुई है। बैरम खां की डेथ हो गई, सूरशाह हुमायूं तो पहले चले गए थे। अब जब इसकी डेथ हो गई तो इसने क्या किया, अपने जो राज्य था उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब एक्सपेंड करेगा तो फिर कैसे, मतलब इसे ये भी देखना पड़ेगा कि भाई छोटी छोटी रियासतें भी है, राजस्थान, गुजरात, इधर मध्य प्रदेश, यहाँ पर छोटे छोटे राजपूत के जो राजपूत शासक थे उनकी अपने अपने स्टेट थे। तो अब क्या करना है उसको, अब उसे अपनी जो है राजपूतों से दोस्ती करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। और उसने क्या किया, इनके साथ जो है दोस्ती करेगा और लड़ाई करेगा। इसने नीति अपनाई राजपूतों के साथ, मैरिज पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ मैरिज, पॉलिसी ऑफ मैरिज एंड बैटल, कि भैया या तो मुझसे आप जो है शादी का रिश्ता जोड़ लो या फिर मेरे साथ आप लड़ाई कर लो। शादी का रिश्ता जोड़ोगे तो आप प्यार से अपना राज्य चलाते रहना, और भाई लड़ाई करोगे तो फिर हम कैप्चर कर लेंगे। अब बात यह है कि इसमें क्या हुआ कि इन्हें सबसे पहले जो है 1567 के आसपास, 1567 में क्या किया, अकबर ने अटैक किया सबसे पहले चित्तौड़ के फोर्ट पे, चित्तौड़ के फोर्ट पे। चित्तौड़ है राजस्थान में यहाँ पर। अब चित्तौड़ के फोर्ट पर 1567 में अकबर ने अटैक किया, और वहाँ पर जो रूलर था, जो यहाँ का राजा था, उस राजा ने क्या किया, अपने जितने भी जो सेनापति थे और सेना थी, उनको चित्तौड़ का फोर्ट जो है उनके हाथ में देकर बोला तुम लड़ाई करो, और अपने आप जंगल में छुप गया, अपने आप जंगल में वो छुप गया। उसके बाद जो है इसने जो क्या बोलते हैं जंगल। अब इसमें क्या हुआ कि अकबर ने चित्तौड़ फोर्ट को जीतने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा, उनके सेनापतियों को मार दिया, उनके जो है सोल्जर्स को मार दिया, और उसमें इतना ज़्यादा खून खराब हुआ कि अकबर ने ना तो इससे पहले कभी इतना खून खराब देखा और ना ही इसके बाद में किया। तो ये जो है एक इतिहास में अकबर के ऊपर धब्बा भी है, काला धब्बा भी है कि उसने जो है इतना खून खराबा कराया। तो चित्तौड़ के फोर्ट में हुआ 1567 में। एक कहानी तो ये हुई कि इसने अपना राजस्थान में क्या किया, अपनी दिल्ली से एंट्री कर दी राजस्थान में। इसके बाद इसने क्या किया, 1567 के बाद, 1567 के बाद इसने क्या किया, ये जो है 1572 में, देखो ये दिल्ली से राजस्थान आ गया। 1572 में इसने गुजरात पे अटैक कर दिया। यहाँ पर जब इसने गुजरात पे अटैक किया तो उसमें क्या हुआ कि गुजरात में अटैक करने के बाद इसने अपना राजस्थान का तो रास्ता खुल ही गया, दिल्ली से यहाँ पर कब्जा कर लिया, फिर क्या है गुजरात में भी कब्जा कर लिया। और कहते हैं कि जब इसने गुजरात में कब्जा किया तो सबसे पहले समुद्र अकबर ने यहीं पे देखा 1572 में। इसने अभी तक समुद्र नहीं देखा था, तो सबसे पहले समुद्र अकबर ने 1572 में देखा जब उसने गुजरात पर अटैक किया, गुजरात को जीता। और इस गुजरात को जीतने खुशी में ही इसने फतेहपुर सीकरी, एक्चुअली अकबर की जो कैपिटल थी वो फतेहपुर सीकरी थी, अकबर की कैपिटल फतेहपुर सीकरी थी, और फतेहपुर सीकरी में इसने एक दरवाज़ा बनाया, उसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। देखो आपके छोटे छोटे फैक्ट सब तैयार हो रहे हैं। बुलंद दरवाज़ा जो है इसने कहाँ कंस्ट्रक्ट कराया, ये कराया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी क्या थी, कैपिटल ऑफ अकबर। फतेहपुर सीकरी कैपिटल थी अकबर की। अब क्यों बनवाया बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि उसने गुजरात को जीत लिया। अब देखो अगर कोई जीतता है कोई भी तो क्या करता है, मतलब इससे पहले देखते हैं हम मुगल से पहले क्या होता था कि कोई पिलर बनवा दिया, पिलर, और उस पिलर पे अपनी तारीफ करानी शुरू कर दी, हमने ऐसे किया, हमने उस युद्ध को जीत लिया, उसको हराया, ऐसा। या फिर क्या करेंगे, दरवाज़ा बनवा देंगे, बड़े बड़े गेट बनवा देंगे। तो गेट अपने आप में जो है एक सिंबल हो गया कि भाई हमने जो है एक ये जो है क्षेत्र जीत लिया, और इसमें हमने एंट्री करने का जो रास्ता है वो हमने खोल दिया। तो ये जो है बुलंद दरवाज़ा जो है इस्टेब्लिश करा है, ये आपको फैक्ट है। तो ये कई बार आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने क्यों बनवाया, या कौन से विजय के जो है बाद बनवाया।
तो 1567 में काम किया इसने। उसके बाद इसने क्या किया, 1576 में क्या किया, जो हमारा जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, और ये इधर, और इधर है अफगानिस्तान। इसने अफगानिस्तान में जो लास्ट रूलर था दाऊद खान के क्या गया, दाऊद खान को इसने हरा दिया 1576 में, और जो है काबुल पे भी अटैक, मतलब काबुल को भी अपना जो है अपने कंट्रोल में कर लिया। और काबुल को जीतने के बाद जो है इसने क्या किया, उसके बाद उसने यहाँ पर अपनी बहन, उसकी बहन थी, अपनी बहन को यहाँ पर गवर्नर बना दिया, अपनी बहन को गवर्नर बना दिया। उसके बाद 1595 में उसने कंधार भी जीत लिया। कंधार भी अफगानिस्तान में है। एक्चुअली अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया। यहाँ पर सिर्फ अकबर था जिसने काबुल को भी जीत लिया और कंधार को भी जीत लिया, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये उसको कंट्रोल में नहीं रख पाएगा, क्योंकि इसी अटैक की वजह से, इसी की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से बीरबल की डेथ हो गई। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे होगा। तो एक कहानी तो ये हुई। इसके बाद ये तो बात हुई नॉर्थ की, नॉर्थ इंडिया की, कि इसने नॉर्थ में अपने साम्राज्य को कैसे फैलाया। अब बात करते हैं हम साउथ में। भाई पूरा इंडिया जीतना है, तो अब नॉर्थ तो इसने जीत लिया। नॉर्थ में इसने गुजरात भी जीत लिया, राजस्थान भी जीत लिया, और जो है उसके बाद अफगानिस्तान भी जीत लिया। अफगानिस्तान जीतने के बाद फिर इसने जो है अब ये साउथ की तरफ चल दिया। अब साउथ में क्या, देखो यहाँ तक तो इसने जीत लिया, दिल्ली से चला था, राजस्थान जीत लिया, गुजरात जीत लिया। अब इधर आएगा, यहाँ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जंग है अहमदनगर। इसने अहमदनगर में अटैक कर दिया, अहमदनगर को भी जीत लिया। इसने 1600 में इसने अहमदनगर को भी जीत लिया। अहमदनगर को जीतने के बाद इसने क्या किया, 1601 में असीरगढ़, 1601 में असीरगढ़ का फोर्ट, किला। अब आपके एक होमवर्क हो रहा है, असीरगढ़ का किला किस जगह लोकेटेड है, ये आपको देखना है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, ये आपको देखना है। तो 1601 में, ये तो मैं बताता हूँ, ये साउथ में ही है कहाँ पर, ये देखना है आपको। तो 1601 में असीरगढ़ का किला भी इसने जीत लिया। अब हुआ क्या, अब हम बात करते हैं कि इसने नॉर्थ भी जीत लिया और साउथ भी जीत लिया। अब अभी जीतता जा रहा है, सब पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ जीत है वहाँ हार है। तो अब इसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि इसके टाइम पे थोड़ा रिवोल्ट होगा, इसके टाइम पे रिवोल्ट भी होगा। अब कौन कौन सा रिवोल्ट होता है वो देखेंगे। कुछ विद्रोह होंगे। वो विद्रोह क्या है, पहला विद्रोह जो होता है, सबसे पहला विद्रोह वो 1586 में होता है। 1586 में होता है। मैंने बताया ना आपको कि जो अफगानिस्तान जीता था, अफगानिस्तान कभी कोई नहीं जीत पाया आज तक, और इवन आज तक एट प्रेजेंट भी अफगानिस्तान को कोई नहीं जीत पाया। अफगानिस्तान में एक्चुअली क्या है, जगह बड़ी उबड़ खाबड़ है, और वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो विद्रोही है वे आराम से वहाँ पर छुप जाते हैं और फिर गुरिल्ला वार करके जो है अटैक कर देते हैं दूसरे पार्टी पर। आज भी अमेरिका को रास्ता नहीं मिल रहा वहाँ से निकलने का। अमेरिका घुस तो गया अफगानिस्तान में, बट उसको रास्ता नहीं मिल रहा कि निकले कैसे। तो उसे इवन लास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तालिबान के साथ कि भाई हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ मत कहो, और हमें अपनी सेना को जो है, हम अपनी सेना को धीरे धीरे हमने वापस लेकर जाएंगे अफगानिस्तान से। अब जो है आपने जो हमारे बंदे जो कैद कर रखे आप छोड़ दो, और जो आपके हमने पकड़ रखे हम छोड़ देंगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ किया, अभी किया कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले, और उसको जो है अफगानिस्तान से निकलने का रास्ता उन्होंने अपना साफ कर लिया। अब जो है तो अब हुआ क्या कि 1586 में अफगान और पाकिस्तान में जंग है बलूचिस्तान। तो अफगानी और बलूचिस्तानी इन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। जब इन्होंने विद्रोह किया तो उस विद्रोह में बीरबल गया था और बीरबल की हो गई डेथ। एक प्रश्न आपका यहाँ तैयार हो गया कि बीरबल की डेथ कब होती है? 1586 में होती है। कब होती है? अफगान बलूचिस्तान के रिवोल्ट में। एक ये बात। दूसरी, जो दूसरा रिवोल्ट हुआ वो हुआ 1599 में। दूसरा रिवोल्ट हुआ 1599 में। ये इसमें क्या हुआ, जो अकबर का जो पुत्र था उसका नाम था सलीम, और सलीम का ही दूसरा नाम था जहांगीर। सलीम का दूसरा नाम था जहांगीर।
तो इनकी बाप बेटे की आपस में नहीं बन रही होगी। तो 1599 में सलीम ने क्या किया, पुर्तगालियों के साथ मिल गया और उसके साथ मिलकर अपने बाप अपने अकबर के अगेंस्ट इसने जो है रिवोल्ट शुरू कर दिया, जो है उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके क्या किया, ये इलाहाबाद में गवर्नर था और इलाहाबाद को कह दिया कि इलाहाबाद जो है मेरा इंडिपेंडेंट स्टेट है, अब इलाहाबाद का जो राजा मैं हूँ, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो 1599 में एक जो रिवोल्ट जो है ये हुआ। इसके बाद जो है जो अगले रिवोल्ट हुए इस टाइम पर, इसमें एक जो क्या बोलते हैं, एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में किसके बीच हुई, अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, देखिए ये हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ, जो है क्योंकि जो राणा प्रताप थे तो राजस्थान में थे, इनका जो स्टेट था, जो इनका अपना जो जहाँ के राजा थे इसमें राजस्थान में थे, तो इसके भी दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लेकिन एक बहुत ही इसमें एक स्ट्रेंज आपको एक फैक्ट मिलेगा कि राणा प्रताप हिंदू थे, लेकिन जो उनका सेनापति इनका मुस्लिम था, उसका नाम था हाकिम खान। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हाकिम खान जो था वो एक सेनापति था महाराणा प्रताप का। और एक स्ट्रेंज हो रहा है, अकबर मुस्लिम है, इसका सेनापति जो है हिंदू था, इसका नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, इसका सेनापति हिंदू था और इसका मुस्लिम था। तो इससे पता चलता है कि लोग जो है आपस में वहाँ पर कितना इनमें मतलब धर्मवाद नहीं था, ये सेकुलर टाइप लोग थे। और अकबर पे तो आरोप लगता भी नहीं कि ये जो है सांप्रदायिक रहा भी होगा। अकबर को जो है धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, सेकुलर बोलते हैं। और कुछ इसने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो कि हर धर्म को साथ में लेकर चलने वाले इसने काम किए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो धार्मिक नीति थी अकबर की वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक फैक्ट है, ये 1576 में हुआ अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और राणा प्रताप का जो सेनापति था जो अकबर के खिलाफ लड़ा वो एक मुस्लिम था जिसका नाम हाकिम खान था, एक ये। लेकिन इसमें क्या हुआ, राणा प्रताप हार गया और राणा प्रताप हारने के बाद ये राजस्थान में एक क्षेत्र था वहाँ पे चले गया और उसके बाद इसने अकबर के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और गुरिल्ला वार करना शुरू कर दिया। गुरिल्ला वार क्या होता है कि एम्बुश लगा के बैठ जाना, कि यहाँ पे इनकी सेना आ रही है, यहाँ पर एम्बुश लगा के बैठ गए, क्योंकि इनकी ऐसी औकात नहीं है कि भाई ये इनको हरा दे, ठीक है ना, इतनी ताकत नहीं है कि इसको हरा दे, तो क्या छुप के और धोखे से हरा सकते हैं। तो क्या अगर गुरिल्ला वार करते थे, जैसे ही ये आए इन पर टूट पड़े, ठीक है ना, इनको जो है इनको मार दिया, फिर जो है दूसरी पार्टी का इंतजार करने लगे, फिर उस पर गुरिल्ला वार कर दिया। तो ये था जो है गुरिल्ला वार। अब यहाँ तो बात हुई कि रिवोल्ट कौन कौन से हुए अकबर के टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि अकबर की जो है राजपूत पॉलिसी क्या थी। अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी, मैंने कहा ना कि अकबर ने क्या किया कि उसे पता था कि बहुत सारे रिवोल्ट भी हो रहे हैं, लड़ाई भी हो रही है और मुझे पूरा साम्राज्य जीतना भी है। अब उसके लिए क्या करेगा, वो क्या है, राजपूतों से दोस्ती करेगा, राजपूतों को ऑफर देगा, ठीक है। वो ये ऑफर क्यों देता है, क्योंकि उसको क्या करना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, उसको जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। और जो राजपूत ज़्यादा कमज़ोर है उसको थोड़ा बहुत डरा देगा या उससे कहेगा कि भाई जो है मुझसे वैवाहिक संबंध जो है अपने जो रियासत है मुझसे वैवाहिक संबंध रखो तो आप जो है सही से रहोगे, मतलब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। तो इसलिए एक भारमल था राजा, भारमल, राजस्थान में एक राजपूत राजा था, उसका नाम था भारमल। और ये जो था आमेर का था, आमेर का राजा था, राजपूत रूलर। ये पहला राजपूत रूलर था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अकबर की जो अधीनता स्वीकार की और इसको अपीज करने के लिए, अकबर को खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए इसने क्या किया, और अपने रियासत को बचाने के लिए इसने क्या किया, अपनी बेटे की शादी अकबर से कर दी। भारमल ने अपनी बेटे की शादी अकबर से कर दी ताकि अकबर उसको परेशान ना करे और वो अपना राज्य को सही सुचारू रूप से चलाता रहे।
एक बात तो ये। उसके बाद ऐसा नहीं है सभी जो है राजपूत राजाओं ने ऐसा किया, कुछ ने जो है विद्रोह भी किया, लड़ाई भी लड़ी। जैसे मैं चित्तौड़ का बताया आपको, चित्तौड़ में जो राजा था वो जो सबसे खून खराबा जो हुआ था चित्तौड़ किले में हुआ था। इसके बाद इसने जो है एक जो राजपूत पॉलिसी में अकबर ने क्या किया कि राजपूतों को खुश रखने के लिए कि भाई मैं तुम्हें जो है परेशान नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे कोऑपरेट करो, अगर मेरी कहीं लड़ाई होती है तो आप अपनी सेना भी मुझे दो और मुझे मेरा सहयोग करो ताकि मैं युद्ध को जीत जाऊँ, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। और इसने क्या राजपूत पॉलिसी में इन्होंने क्या कि राजपूतों को खुश करने के लिए 1562, 1563, 1564 ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में अकबर ने क्या किया कि जो भी टैक्स थे, टैक्स हुआ, जजिया हुआ, पिलग्रिमेज टैक्स हुआ, उन सब को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, कैंसिल कर दिया। जजिया क्या होता है? जजिया टैक्स होता है हिंदुओं पर। जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते उनको दूसरा धर्म अपनाने के लिए जो पैसा देना पड़ेगा उसको बोलते हैं जजिया। दूसरी बात, जो पिलग्रिमेज टैक्स है, मतलब यात्रा, अगर आप तीर्थ यात्रा पे जाओगे तो पहले क्या टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई बनारस जाएगा, इलाहाबाद जाएगा या दूसरे कहीं अमरनाथ जाएगा तो उसको तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था। बट इसने क्या किया, अकबर ने 1564 में वो टैक्स भी इसने एबोलिश कर दिया। 1564 में इसने 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स जो है वो एबोलिश कर दिया। और 1562 में जो दास टैक्स था, जो दास टैक्स था, वो भी इसने कैंसिल कर दिया, मतलब एबोलिश कर दिया। इसके बाद 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स खत्म कर दिया और 1564 में जजिया। ये मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार। 1562 में दास प्रथा, ये याद रखना है, जो दास प्रथा थी वो खत्म कर दी, बोला मैं किसी को दास नहीं बनाऊंगा। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स मतलब तीर्थ कर खत्म कर दिया। 1564 में खत्म कर दिया जजिया, जो जजिया टैक्स था। जजिया जो हिंदुओं पर लगता था, हिंदू सिर्फ हिंदू नहीं, जो मुस्लिम्स नहीं थे, मुस्लिम्स को छोड़कर जो बाकी धर्म थे उन पर जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे जजिया। तो जजिया भी खत्म कर दिया। देखो, इसने जजिया खत्म किया तो यहाँ से दिखता है ये कि ये सेकुलर रहा है, मतलब इसने धर्म में, मतलब हिंदू मुस्लिम में बाकी धर्मों के बीच में इसने जो है कोई अंतर नहीं समझा। पहली बात, एक तो यहीं से आता है एक एविडेंस तो कि ये सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था, ये सभी धर्म के बारे में सोचता था। दूसरा, अगर हम इसकी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, यानी कि धार्मिक नीति की बात करें, तो धार्मिक नीति कैसी थी? अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, हम उस पर बात करते हैं। अकबर जो था, कहते हैं ये बड़ा टॉलरेंट था, टॉलरेंट, धर्मनिरपेक्ष था। और ये क्या था, इसके अलावा सेकुलर, टॉलरेंट मतलब अगर कोई धर्म है उस धर्म के अगेंस्ट में ये, मतलब कोई ऐसा गलत ना शब्द बोलता था और ना गलत कार्य करता था। दूसरी बात, ये सेकुलर था, ये क्या था, सेकुलर था, मतलब धर्मनिरपेक्ष था। ये बोलता था कि सभी धर्म मेरे लिए बराबर है, मैं किसी भी धर्म में आपस में कोई भेदभाव नहीं करूँगा, जो सुविधा मैं हिंदू को दूंगा वही सुविधा मुस्लिम्स को दूंगा, वही मैं सिख को दूंगा, वही पारसी को, वही जैन को। और यही कारण है कि ये जो है अपने आगे जाकर इबादत खाना बनवाता है, इबादत खाना बनवाता है। इबादत खाना में स्टार्ट ये बनवाने का जो कारण था इबादत खाना, वो ये था कि ये जो, क्योंकि खुद एक सुन्नी मुस्लिम था, तो सुन्नी मुस्लिम था, तो इसको क्या था कि थोड़ा मुस्लिम जो धर्म है उसके और ज़्यादा जानने के लिए ये बड़ा जिज्ञासु था, और उसने इसके लिए इबादत खाना बनवाया। और इसमें जो भी मुस्लिम्स इनके स्कॉलर्स थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, उनको यहाँ बुलाता था और उनसे बात करता था। लेकिन ये बनवाया इसने 1574 में। लेकिन 1578 आते आते हुआ क्या कि ये जो इबादत खाने में जो मुस्लिम्स विद्वान थे, ये उनसे परेशान हो गया, मतलब वे बहुत हट करते थे, मतलब जो है तार्किक कम और कुतर्क ज़्यादा छोड़ते थे, मतलब लॉजिकल बातें कम करने लगे। तो इसने क्या किया, परेशान हो गया, बोला नहीं भाई ऐसा इबादत खाना में, जो इबादत खाना है, इबादत खाना, इसमें
मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, क्रिश्चियंस, पारसी, जो बाकी धर्म है सब आएंगे। इससे क्या हुआ, जो रूढ़िवादी मुस्लिम था, रूढ़िवादी मुस्लिम बहुत परेशान हुआ, बहुत नाराज हुआ अकबर से, और अकबर पर ये आरोप भी लगता है कि उसने मुस्लिम्स के खिलाफ भी बहुत सारे काम किए, ये आरोप लगता है। इवन जो बुदायूं था, जो बुदायनी था, बुदायनी ने क्या किया था, उसने एक बहुत लंबी सूची बनाई थी, एक लिस्ट बनाई थी, वो ऐसे कार्यों की लिस्ट बनाई थी जो अकबर ने मुस्लिम के खिलाफ किए थे, इस्लाम के खिलाफ किए थे। मतलब उसने क्या किया, बोला कि जो मुस्लिम है दाढ़ी नहीं रखेंगे, दाढ़ी कटवा देंगे। उसके बाद हज पे जाने का रोक लगा दिया कि हज पे नहीं जाएंगे, उस पर रोक लगा दी। तो ऐसे कई सारे कार्य किए थे अकबर ने, जिसमें जो मुस्लिम्स थे, जो पारंपरिक रूढ़िवादी मुस्लिम्स थे, बड़े नाराज हुए कि भाई आप मुस्लिम्स को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो, बाकी धर्म को तवज्जो क्यों दे रहे हो। एक ये बात थी। दूसरा क्या हुआ, उसने सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की नीति अपनाई। ये सुलह कुल की नीति क्या है, ये कहता था देखो भाई, अगर किसी धर्म में आपस में मतभेद हो रहा है, अगर हिंदू में या मुस्लिम में आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो भी आओ आपस में बैठो, सुलह करो आपस में और भाईचारे के साथ रहो, उसने ये कही। तो इसलिए सुलह कुल नीति उसने अपनाई। इसके बाद जो है, अगर हम बात करें तो उसने एक धर्म जो है वो लॉन्च किया। तो जो धर्म एक स्थापित किया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जो धर्म था वो इसने जो है एक स्टार्ट किया। एक्चुअली ये जो दीन ए इलाही था, इसको स्थापित करने का जो कारण था वो ये था कि जो भी धर्म है, सभी धर्म जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, सब आपस में जो है कोऑर्डिनेटेड हो, सब में आपस में समन्वय हो, आपस में जो है प्यार मोहब्बत से रहे, और जो है किसी प्रकार की भी एक दूसरे से कड़वाहट न रखे, गिला शिकवा न रखे। ये था दीन ए इलाही को स्थापित करने का लक्ष्य है। लेकिन दीन ए इलाही में एकमात्र हिंदू सिर्फ महेश दास था जिसने दीन ए इलाही को अडोप्ट किया था, बाकी किसी हिंदू ने अडोप्ट नहीं किया। अब ये महेश दास कौन था, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, एक फैक्ट और। महेश दास जो था बीरबल का दूसरा नाम था। बीरबल का दूसरा नाम जो था वो महेश दास था। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि ऐसा कौन सा हिंदू व्यक्ति था जिसने जो है दीन ए इलाही को अडोप्ट किया था, तो वो था बीरबल, और उसका दूसरा नाम था महेश दास। उसकी डेथ 1581 में कब हुई थी, काबुल और बलूचिस्तान में जब विद्रोह हुआ था 1581 में, उसमें इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जो है अबू फजल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अबू फजल जो था, एक इनका मैंने बताया ना, हर राजा का कवि होता है, तो अबू फजल एक कवि था, पोएट था अकबर के दरबार में। क्योंकि जहांगीर जो कि अकबर से बनती नहीं थी, तो जहांगीर ने क्या किया, अबू फजल को मरवा दिया था। वीर बुंदेला सरदार था, उससे जो बुंदेला सरदार था उससे उसके मर्डर करा दिया अबुल फजल का। तो अबुल फजल जो था एक पोएट था, इसने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था, जो अबुल फजल ने लिखी थी, उसका नाम था आईने अकबरी। आईने अकबरी, तो नाम से पता चल रहा है, आईना अकबरी का आईना, मतलब जो अकबर था, अकबर के बारे में, अकबर के रूल के बारे में, जब अकबर ने किस प्रकार से अपना शासन चलाया, वो सब बातें उसने आईने अकबरी में लिखी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, अबुल फजल वाला भी, कि अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी, आईने अकबरी, ये बात। इसके अलावा जो ये था, अकबर था, अकबर मुस्लिम, क्योंकि हाँ एक चीज़ और, जो दीन ए इलाही की यहाँ बात कर रहा था मैं, जो दीन ए इलाही था, दीन ए इलाही जो है फेल हो गया, मतलब ये इतना सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि रूढ़िवादी जो मुस्लिम्स थे, रूढ़िवादी मुस्लिम इससे नाराज़ हो गए कि आप जो है हिंदू बाकी जो है धर्म के लिए इतना क्यों कर रहे हो, आप उनके बारे में इतना सोचते क्यों हो, आप जो है उनको इतना वेलफेयर काम क्यों दे रहे हो। आज तक तो किसी मुस्लिम राजा ने इतना वेलफेयर नहीं दिया जितना आप दूसरे धर्म को दे रहे हो। आप सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में सोचो, मुस्लिम्स की बात करो, मुस्लिम्स को वेलफेयर दो और मुस्लिम्स को ही सत्ता जो है अपने आसपास रखो। अब बाकी जो बीरबल है इसको क्यों रख रहे हो, तो हिंदू है, इसने बहुत सारे जो है बाकी धर्म के जो विद्वान थे उनको भी इबादत खाने बुलाया था, तो उसका भी विरोध कर रहे थे। तो दीन ए इलाही इतना सफल नहीं हो पाया, एक बात तो ये। दूसरी बात जो है, जो एक था चिश्ती संप्रदाय, मुस्लिम्स में चिश्ती संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय से बहुत ज़्यादा प्रभावित था अकबर, और इसने इनको जो है चिश्ती संप्रदाय से जुड़ा हुआ था,
और शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ये संत था चिश्ती संप्रदाय का, ये इसका भक्त था। अकबर क्या था, इसका भक्त था, ठीक है। इसको अपना गुरु समझता था, इसको अपना जो है इसे काफ़ी सीखता था शेख सलीम चिश्ती से। तो ये जो है अकबर जो है, ये पता चलता है कि जो है ये लिबरल भी था, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय जो बड़ा लिबरल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए जो है ये पता चलता है कि ये बड़ा लिबरल भी था। यही पता चलता है बड़ा सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था। और इसी के साथ 1583 में ये प्रश्न भी आया है, 1583 में इलाही संवत, मैंने कैलेंडर बताया था आपको गुप्ता के टाइम पे भी, 319 में कैलेंडर था, कौन सा, गुप्त संवत जो था वो किसने लॉन्च किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसके बाद मैंने बताया था आपको ये इलाही संवत ये किसने किया, 1583 में किसने चलाया कैलेंडर, ये चलाया अकबर ने। एक बात ये, इसके बाद अगर हम बात करें तो अकबर ने कई सारे कार्य ऐसे किए जिसमें उसने बाकी धर्म को भी, जैन, पारसी, सिख और क्रिश्चियंस की जो मिशनरी थी अकबर के टाइम पर 3 बार आई। जो क्रिश्चियंस थे, पहले बात में क्रिश्चियंस ही कर लेते हैं, क्रिश्चियंस जो थे, क्रिश्चियन मिशन आया 3 बार इसके दरबार में, 3 बार आया, मतलब इसने उसको अलाउ किया। तो इससे पता चलता है कि ये ईसाइयों के प्रति बहुत लिबरल था। दूसरी बात यह है कि जो इबादत खाना था, इबादत खाना में इसने देवी और पुरुष मतलब भगवान की पूजा करते थे, उसके लिए कोई मना नहीं किया भगवान की पूजा के लिए। दूसरा, एक जैन गुरु था हरिविजय सूरी। जो हरिविजय सूरी था, अगर मैं जैन की बात करूं तो हरिविजय सूरी को इसने क्या किया, उसको भेंट दी और उसको ज़मीन भी दी, ठीक है ना, कि भाई जो अपना जैन धर्म जो है तो उसको प्रचार कर, काफ़ी जो है उसको आगे उसका उत्थान कर। तीसरा, एक पारसी का जो भक्त मतलब पारसी था, पारसी क्या नाम था, दरमूर मेहर, ये एक पारसी था, इसको इसने 500 बीघे ज़मीन दी। इसके बाद तीसरा, रामदास जो सिख गुरु था, इसको इसने 500 बीघे ज़मीन दी, जिसमें गोल्डन टेम्पल बाद में बना, ठीक है ना, ये बात। दूसरा जो है, इसने मतलब कहने का मतलब ये है कि इसने अलग अलग धर्म को जो है कुछ ना कुछ वेलफेयर दिया, काफ़ी वेलफेयर किया इसने, और उनसे जो है अपनी जो नीति थी, धार्मिक नीति कि एक लिबरल और सेकुलर वाली, धर्मनिरपेक्षता वाली, वो जो है इसने मेंटेन रखी, और वो जो है कभी किसी भी धर्म के खिलाफ जो है कोई कार्य नहीं किया। इसने जो है मैंने बताया था ये रामदास ने, अमरदास को जो है 500 बीघे ज़मीन जो दी थी उस वक्त 1577 में। इसके बाद अमृतसर नगर भी उसमें बसा, और जो है मैंने बता ही दिया ईसाइयों का जो है पर एक मिशन आया था। अब हम बात करते हैं सामाजिक नीति थी, सोशल पॉलिसी क्या थी। ये सामाजिक नीति ने वो कार्य किए जो सरकार आज तक नहीं कर पा रही। इन्हें लीकर को बैन किया, लॉकडाउन में लीकर को पूरी तरीके से सरकार बैन नहीं कर पाई थी और बीच में जो है दुकानें खोलनी पड़ी, तो इसने लीकर को बैन किया। दूसरा, इसने विडो रीमैरिज की बात की, जो बाद में हमारे सोशल रिफॉर्मर ये विद्यासागर, राजा राममोहन राय करते हैं कि विडो को, जो विधवा थी, उनकी दोबारा शादी करने के लिए इसने लोगों को जो है उस पर कानून बनाया। तीसरा, सती प्रथा खत्म की। देखिए कितना अच्छा काम किया, सती प्रथा जो है खत्म की। जो हिंदू में एक जो जहर था, बुराई थी, सती प्रथा, वो जो इसने खत्म कर दी। जो बाद में जो है राजा राममोहन राय को तो खैर सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो है विदेश भी जाना पड़ा, मतलब देश से बाहर निकाल दिया था जो मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन इसने जो है यहीं पर सती प्रथा ख़त्म कर दी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने जो है 16 और 14 लड़कों के लिए 16, लड़की के 14 साल एज फिक्स कर दी शादी की। पहले 9 या 10 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, लेकिन इसने क्या किया, लेकिन लड़की कम से कम 14 साल की, लड़का कम से कम 16 साल का हो, तब जाकर उनकी शादी होगी, नहीं तो वो क्या होगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये सारी कहानी थी अकबर की, जो मैंने आपको बताया थोड़ा संक्षेप में, और काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई। और इवन जो अकबर है, अकबर को हमें पढ़ने में ऐसी चाहिए कि इसकी सामाजिक नीति क्या थी, राजनीतिक नीति क्या थी, इसकी जो है क्या बोलते हैं राजपूत नीति क्या थी। तो ये सब जो है एक अकबर के बारे में एक छोटा सा एक लेक्चर था,
आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और इसमें आप थोड़ा जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क आप ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी मैं तो बता ही दूंगा बाद में, लेकिन आप भी थोड़ा सा एफर्ट करना कि जो मैंने आपको लोग जो बताए थे जो प्लेसेस वे जो है कहाँ पर लोकेटेड है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो छोटे छोटे मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो अपने आप नोट कर लेना और उसको जो है अपने रिवाइज करना। क्योंकि और इसके बाद मैं 2-4 दिन बाद एक मैं सेशन लेकर आऊँगा MCQ, और उस MCQ सेशन में देखते हैं आप कितना आंसर सही देते हो। तो एक MCQ सेशन लेकर आऊँगा और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच।